नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं आपके साथ प्रीति और आइए सुबह 9 बजे की खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। किरण बेदी ने ट्विटर पर जारी की 20 कार्यक्रमों की सूची। आम आदमी पार्टी का घोषणा पत्र आज। सोनिया गांधी कल उतरेंगी दिल्ली के चुनावी समर में। कांग्रेस ने लगाया जयंती नटराजन पर भ्रष्टाचार का आरोप। उपाध्यक्ष राहुल गांधी का किया बचाव। कोल इंडिया का ऑफर 5% ओवर सब्सक्राइब। सरकारी खजाने में आई 22,557 करोड़ रुपए। LIC ने खरीदे 1/3 शेयर। मिस्र के सिनोई में सिलसिलेवार बम धमाके, 32 की मौत। ISIS शक के घेरे में। और ऑस्ट्रेलियन ओपन में भारत की चुनौती बरकरार। पेस और हिंगिस की जोड़ी मिक्स डबल्स के फाइनल में। पुरुष एकल फाइनल में जोकोविच और मरे। महिला एकल में शरापोवा और सेरेना के बीच मुकाबला। सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली के चुनावी दंगल की। बीजेपी ने दिल्ली को लेकर अपना विजन भले ही तय ना किया हो, लेकिन किरण बेदी ने अपनी सरकार बनने पर 20 सूत्रीय कार्य योजना का ऐलान किया है। सोशल मीडिया में जारी किरण ब्लूप्रिंट के नाम से इस योजना में आवास, बुनियादी ढांचे, परिवहन और ट्रैफिक पर विशेष जोर दिया गया है। बीजेपी का विजन डॉक्यूमेंट भले ही न जारी हो पाया हो, लेकिन पार्टी की मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार किरण बेदी ने अपनी सरकार बनने पर अपनी प्राथमिकताओं का ऐलान कर दिया है। ट्विटर पर उन्होंने किरण ब्लूप्रिंट नाम से 20 सूत्रीय योजना जारी की। इसमें झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों के लिए पक्के मकान देने का वायदा किया गया है। वहीं गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए सस्ता आवास मुहैया कराना और अवैध कॉलोनियों को नियमित करने की बात कही गई है। दिल्ली शहर और ग्रामीण इलाकों में 5000 DTC बसों की संख्या बढ़ाने की बात भी कही गई है। वायदों की लिस्ट में सिंगल स्मार्ट कार्ड जारी करने की बात भी है। इससे मेट्रो DTC बसों और मेट्रो फीडर बसों में यात्रा की जा सकेगी। इसके अलावा ट्रैफिक की समस्या से निजात दिलाने के लिए नया ट्रैफिक प्लान, पार्किंग सुविधा बढ़ाने के लिए फ्लाईओवर और अंडरपासेस बनाने का वायदा किया गया है। ऑटो रिक्शा चालकों के लिए स्टैंड बनाने के साथ ही ऑटो रिक्शा, टैक्सी और स्कूल वैन चालकों की समस्याओं को प्राथमिकता से हल करने की बात कही गई है। साथ ही बैटरी चलित वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने और ई-रिक्शा के परिवहन को अनुमति देने की बात कही गई है। इसके साथ ही सीवेज और ड्रेनेज प्रबंधन और ट्रीटमेंट पर विशेष जोर दिया जाएगा। इसके लिए नई लाइनें और पंपिंग स्टेशन बनाने का वायदा किया गया है। इसके साथ ही राजधानी के बुनियादी ढांचे का बेहतर ढंग से विकास करने की बात कही गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वित्त मंत्री और बीजेपी नेता अरुण जेटली ने कहा है कि किरण बेदी को पार्टी की तरफ से दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार बनाने का फैसला पार्टी ने इसलिए किया है क्योंकि दिल्ली के लोगों के बीच उनकी अच्छी छवि है। किरण बेदी के पास 40 साल के सामाजिक जीवन का अनुभव है। वो जिस काम में लगती है उसे पूरा करके ही दम लेती है। पार्टी की इच्छा है कि किरण बेदी दिल्ली का नेतृत्व करें। दिल्ली के मोती नगर में शुक्रवार को चुनावी रैली में अरुण जेटली ने बिना नाम लिए आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोगों को सुशासन और अराजकता की राजनीति में विश्वास करने वालों में से किसी एक को चुनना है। मैंने कहा कि पिछले 40 साल से दिल्ली की जनता आपको जानती है। आप एक आइकॉनिक, उदाहरण देने लायक पुलिस अधिकारी रही हो। आपके आलोचक भी कहते हैं कि ऐसी महिला है जिस काम में लगेगी वही करेगी। इस दिल्ली को नेतृत्व देने के लिए आपकी जरूरत है। चुनाव प्रचार के आखिरी हफ्ते में बीजेपी ने दिल्ली में पूरी ताकत झोंक दी है। 70 सीटों वाली विधानसभा के लिए 120 सांसद, 5 मुख्यमंत्री और कई केंद्रीय मंत्रियों को प्रचार में उतारा गया है। प्रधानमंत्री कल खुद एक रैली करने वाले हैं। इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी पर सवालों की बौछार भी जारी है। दिल्ली चुनाव में बीजेपी केंद्र सरकार के कार्यक्रमों के आधार पर जनता से वोट मांग रही है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री एम वेंकैया नायडू ने दिल्ली के लिए अपने विभाग के कामकाज की उपलब्धियां गिनाई। इसमें अनधिकृत कॉलोनियों से लेकर स्वच्छ भारत मिशन का जिक्र करना वो नहीं भूले। केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार दोनों आपस में मिलके साथ ही साथ चले और काम करे, तभी दिल्ली का विकास संभव होगा। बीजेपी ने लगातार दूसरे दिन भी 5 सवाल आम आदमी पार्टी से पूछे हैं। इसमें चुनावी खर्चों से लेकर पार्टी में महिलाओं की उपेक्षा और लोकपाल के मुद्दे से पीछे हटने का जिक्र है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की प्रशासनिक क्षमताओं पर ही सवाल उठा दिए। तो हर बात को वादा खिलाफी करने का काम ये आप पार्टी में। एक बाजू
एक झूठ बोलने वाला नेतृत्व, गलत वादे देने वाला नेतृत्व है, अपने वादों से मुकरने वाला नेतृत्व है। और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है, मोदी जी का नेतृत्व है। वो जो कहते हैं वो करने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। उधर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के सवालों का जवाब देने की बजाय मुद्दों पर चर्चा करने की चुनौती दी है। भाजपा असली मुद्दों पे बात ही नहीं करना चाह रही है। हम 5 क्या, हम तो 50 सवालों के जवाब देने को तैयार है। हम तो पिछले कई दिनों से किरण जी को आके कह रहे हैं, किरण जी को कह रहे हैं कि आइए डिबेट करिए, परंतु ये स्पष्ट है कि आज के दिन भाजपा असली मुद्दों पे बात नहीं करना चाहती है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी सवालों और केंद्र के कामों को खूब प्रचारित कर रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी बीजेपी को मुद्दों पर बहस की चुनौती दे रही है। अनु दीवान के साथ नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। बीजेपी दिल्ली में बसे दूसरे राज्यों के वोटरों को लुभाने में लगी है। इसके लिए पार्टी केंद्रीय मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्रियों को भी दिल्ली में प्रचार अभियान से जोड़ रही है। दिल्ली में मध्य प्रदेश मित्र मंडल मिलन समारोह के मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य के प्रवासी वोटरों से पार्टी के साथ आने की अपील की। इस मौके पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के साथ मध्य प्रदेश से आने वाले केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहे। दिल्ली में मतदान की तारीख करीब आते ही सियासी पार्टियां पूरा जोर लगा रही हैं। इसी सिलसिले में शुक्रवार को मध्य प्रदेश से आकर दिल्ली में बसे लोगों से बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि दिल्ली में विकास के लिए बीजेपी सरकार जरूरी है। उन्होंने आम आदमी पार्टी पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के जनता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए चुनावी मैदान में है। और मुकाबला किससे है? जो खुद ही कहते हैं मैं एनार्किस्ट से मुकाबला है, और बाद में कहते हैं कि गांधी जी ने भी कहा था कि मैं एनार्किस्ट हूं। दिल्ली में मध्य प्रदेश से आने वाले लोगों की तादाद अच्छी खासी है। इन लोगों को बीजेपी के प्रचार अभियान से जोड़ने के लिए पार्टी ने मध्य प्रदेश के सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को एक मंच पर बुलाया। जैसे मध्य प्रदेश की हालत भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मध्य प्रदेश में बदली है, वैसे दिल्ली की हालत भी अगर बदलना है तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए, यहाँ भी कमल का फूल खिलाइए। दिल्ली में काफी तादाद में विभिन्न राज्यों से आए हुए लोग रहते हैं। ऐसे में पार्टियों की नजर इन प्रवासी वोटरों पर है, जो कि दिल्ली की सियासत में अहम भूमिका निभाते हैं। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। और बीजेपी की इन कोशिशों के बीच पार्टी का एक विज्ञापन भी शुक्रवार को सुर्खियों में रहा। बीजेपी के इस विज्ञापन में आम आदमी पार्टी पर अन्ना का सहारा लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया गया, लेकिन आम आदमी पार्टी ने विज्ञापन को अन्ना का अपमान और संसदीय परंपराओं को तोड़ने वाला बताया। बयानों और आरोपों की सियासत के बीच बीजेपी की ओर से आए एक विज्ञापन ने राजनीति गरमा दी है। बीजेपी ने विज्ञापन में यूं तो अरविंद केजरीवाल को घेरने की कोशिश की, लेकिन अन्ना हजारे की तस्वीर पर माला जड़ी हुई दिखने से विवाद भड़क गया। आम आदमी पार्टी इसे अन्ना का अपमान बता रही है। क्या इसको स्वीकृत करा के ये विज्ञापन छापा गया है? क्या ये चुनाव आयोग के नियमों के अनुरूप है कि किसी भी तरह का आप विज्ञापन छाप सकते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं, कुछ भी किसी के बारे में टिप्पणी कर सकते हैं? मुझे लगा घबरा गए हैं, डेस्परेट हैं, कहीं डर गए हैं, कैसी कैसी हरकतें कर रहे हैं। पोस्टर में बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल पर काफी आक्रामक व्यंग किए हैं, लेकिन बीजेपी अपने ही अंदाज में इसका जवाब भी दे रही है। नक्सलाइट कैरेक्टर के पॉलिटिशियन से हमको आगाह करना पड़ेगा, और इसलिए ऐसे पॉलिटिशियन को जो नक्सलाइट रोड पर जा रहा है, नक्सलाइट मार्ग पर जा रहा है, उससे हमको जनता को आगाह करना है। इसलिए हमने ये शुरू किया है। चुनाव में कुछ ही समय बचा है, ऐसे में विज्ञापनों के जरिए जंग भी दिलचस्प होती जा रही है। स्मृति रस्तोगी के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। दिल्ली चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी आज अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। मुख्यमंत्री पद के दावेदार अरविंद केजरीवाल और पार्टी के दूसरे बड़े नेता इसे जारी करेंगे। आम आदमी पार्टी दिल्ली डायलॉग कार्यक्रम और जनसभाओं के जरिए पार्टी के चुनावी वादे जनता के सामने पहले ही रख चुकी है। घोषणा पत्र में बिजली का बिल, पानी, वैट समेत महिला सुरक्षा का मुद्दा भी शामिल हो सकता है। वहीं दिल्ली चुनाव में वामपंथी पार्टियां भी जोर आजमा रही हैं। 14 सीटों पर उम्मीदवार उतारे गए हैं। सीपीआई की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि तिमारपुर, बल्लीमारन, पालम, त्रिलोकपुरी और कृष्णानगर सीट पर सीपीआई के उम्मीदवार होंगे।
तो करावल नगर और द्वारका सीट पर सीपीएम चुनाव लड़ेगी। आइए कुछ और अहम खबरों का रुख करते हैं। संसद के बजट सत्र की तारीखों का औपचारिक ऐलान कर दिया गया है। लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय की तरफ से शुक्रवार को इसकी विज्ञप्ति जारी की गई। 23 फरवरी से शुरू होने वाले सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करेंगे। 24 और 25 फरवरी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। 26 फरवरी को रेल बजट, 27 फरवरी को आर्थिक सर्वेक्षण और 28 फरवरी को आम बजट पेश किया जाएगा। 20 मार्च से 20 अप्रैल के एक महीने के अवकाश के बीच संसद का सत्र 8 मई तक चलेगा। बजट सत्र के दौरान सरकार 6 अध्यादेशों से जुड़े विधेयकों को पारित कराने की कोशिश में होगी। इनमें भूमि अधिग्रहण, ई रिक्शा, बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा बढ़ाने से जुड़े अध्यादेश शामिल हैं। सूचना तकनीक के जरिए विधानमंडलों को और सशक्त बनाने पर जोर दिया गया है। लखनऊ में विधायी निकायों के सचिवों के सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए लोकसभा के महासचिव अनूप मिश्रा ने संसद और विधानसभाओं में आधुनिक संचार साधनों के इस्तेमाल पर जोर दिया। वहीं राज्यसभा के महासचिव शमशेर के शरीफ ने विधायी संस्थाओं की चुनौतियों से निपटने के लिए ठोस रूपरेखा बनाने की जरूरत बताई। विधायी निकायों के 55वें सम्मेलन में अपने कामकाज को प्रभावी और पारदर्शी बनाने पर मंथन हुआ। सम्मेलन में विधायी निकायों को पेपरलेस करने और इनके आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया। लोकसभा के महासचिव अनूप मिश्रा ने कहा कि संसद और विधानसभाओं को इस मामले में रोल मॉडल बनना चाहिए। I think therefore the very concept of paperless parliament stems from the fact that we should move to a stage where we use the same method of communication between ourselves. राज्यसभा के महासचिव शमशेर के शरीफ का मानना था कि संचार और सूचना क्रांति के इस दौर में विधायी संस्थाओं को एक ठोस रूपरेखा तैयार करनी चाहिए और संचार के सभी तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए। We live in the age of instant communication. The new information and communication technologies, particularly internet, are constantly evolving, and the social adaptation have changed conventional methods of gathering and dissemination of information. सम्मेलन में प्रश्न प्रक्रिया, विशेषाधिकार से जुड़े सवाल, अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन पर राज्य विधान मंडलों के प्रस्ताव को शामिल करने के अलावा विधायिका और सूचना प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल पर बात हुई। सम्मेलन में बेहतर सचिवालय प्रशासन पर जोर दिया गया। इस सम्मेलन में देश की विधानसभाओं और विधान परिषद के सचिवों और वरिष्ठ अधिकारियों ने शिरकत की। भारत की विधायी निकायों के सचिवों के 55वें सम्मेलन में वैसे तो तमाम ज्वलन सवालों पर चर्चा हुई, लेकिन आम सहमत बनी सूचना प्रौद्योगिकी के व्यापक इस्तेमाल को लेकर के। अब सबकी निगाहें टिकी हुई हैं पीठासीन अधिकारियों के कल होने जा रहे सम्मेलन पर। कैमरा नीलेश और राज ठाकुर के साथ अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी, लखनऊ। तमाम राजनीतिक चुनौतियों के बीच विधायिका की भूमिका क्या हो और उसे आधुनिक तकनीक से कैसे लैस किया जाए ताकि पारदर्शिता सुनिश्चित हो और आम जन तक उसकी पहुंच बढ़ाई जा सके। लखनऊ में इस मुद्दे पर पीठासीन अधिकारियों और सचिवों की एक बैठक हो रही है। राज्यसभा महासचिव शमशेर के शरीफ की इन मुद्दों पर क्या राय है, जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता अरविंद कुमार सिंह ने। सर, ये पीठासीन अधिकारियों और जो सचिवों का सम्मेलन है यहाँ, तो जो चाहे वो विधानसभाएं हों, विधान परिषदें हों या जो अपने संसद के दोनों सदन, इनमें सचिवों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि वो पूरा प्रशासन से लेकर के पूरा ये जो नई सूचना क्रांति और चुनौतियां, उसमें किस हिसाब से चुनौतियां बढ़ रही हैं। हमारे यहाँ जो युवा पीढ़ी है, जैसे मैंने कहा 350 मिलियन से ज़्यादा है, उनकी क्या ख्वाहिश है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या राइट्स हैं, वो सब वो जो है आजकल बड़े उत्सुक तरीके से वो जानना चाह रहे हैं कि उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो कैसे काम करें। तो हमारे ऊपर, सचिवालयों के ऊपर ख़ास तौर पे ये बहुत जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग अपने प्रोसीजर्स, अपने जो सेक्रेटेरिएट्स को उस रफ्तार से उतना ही तेज़ रखें जिससे लोगों की डिज़ायर्स हैं। इसलिए हम लोग इस कॉन्फ्रेंस में ऐसे ऐसे विषयों पे डिस्कस करेंगे आपस में कि हम लोग इस चैलेंज को कैसे मीट कर पाएँ। ये जो सम्मेलन है ये कितना अहम होता है, खासतौर पर जो है आम लोगों के जानने के लिए?
ये बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि हम लोग अब 2011 के बाद मिल रहे हैं, तो बहुत से ऐसे अब नए स्टेट बन गए हैं, जैसे तेलंगाना बन गया है, दूसरे स्टेट्स बन रहे हैं, उनको भी हमारी तरफ से गाइडेंस चाहिए होती है। हम उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, डे टू डे प्रॉब्लम्स हैं, उसके ऊपर हम लोग कॉमन सुझाव देते हैं। तो ये बहुत ही इंटरनल मीटिंग्स होती है और इसमें जो है बहुत सी इश्यूज सॉर्ट आउट होते हैं सबके, और बहुत फॉलोअप होता है, इस पर तो रेगुलर फॉलोअप होता है। और आप बने रहे हमारे साथ, हम लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कागज पर उतरी रेखाएं, नेता के माथे चिंताएं, ब्यूरोक्रेसी तनी तनी सी, पब्लिक लेकिन खिली खिली सी, लेता है सबकी वो खबर, धारदार है इसकी नजर, नहीं बोलता ये किरदार लेकिन सब हैं खबरदार, पढ़ने वाले का जीते मन, सिर्फ एक है वही लक्ष्मण। देखिए विरासत में इस बार आर के लक्ष्मण का कार्टून संसार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं कुछ और अहम खबरों की। कांग्रेस ने जयंती नटराजन के आरोपों को खारिज किया है और उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। पार्टी प्रवक्ता आनंद शर्मा ने कल कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल में कई ऐसे काम किए जो शक के दायरे में आते हैं, जिसकी वजह से जयंती नटराजन को पद से हटाया गया। उन्होंने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर लगाए गए आरोपों का खंडन किया। कल पूर्व पर्यावरण मंत्री जयंती नटराजन ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। जयंती नटराजन ने शुक्रवार को कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाए। यूपीए सरकार में पर्यावरण मंत्री रही जयंती नटराजन ने चेन्नई में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस छोड़ने का ऐलान किया। उन्होंने राहुल गांधी पर बड़ी परियोजनाओं की पर्यावरण मंजूरी के मामलों में दखल देने का भी आरोप लगाया। As minister, I received several instructions from the office of Vice President Shri Rahul Gandhi, especially with the Adani project. There was specific input which was given to me from his office. जयंती नटराजन ने कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र न होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कैबिनेट के वरिष्ठ सदस्यों की नाराजगी के बावजूद वो राहुल गांधी के निर्देशों के मुताबिक फैसले लेती थी, लेकिन पार्टी ने न सिर्फ उनकी उपेक्षा की बल्कि छवि खराब करने की कोशिश की गई। कांग्रेस ने जयंती नटराजन के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। न राहुल गांधी न श्रीमती सोनिया गांधी ने कभी किसी प्रकार के सरकारी कामकाज में हस्तक्षेप किया। अगर हस्तक्षेप करना ही चाहते तो वे प्रधानमंत्री खुद बन सकते थे, मंत्री खुद बन सकते थे। कांग्रेस के उपाध्यक्ष को छोड़िए, कांग्रेस का आम आदमी, आम वर्कर, कोई भी सांसद या एमएलए क्या हक नहीं रखता कि ऐसा कोई भी पर्यावरण या ट्राइबल्स के विषय में अगर कोई याचिका है तो वो मंत्री को भेजे। परियोजनाओं को लेकर जयंती नटराजन के आरोपों पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि कानून की बजाय पसंद नापसंद के आधार पर परियोजनाओं को मंजूरी देना अर्थव्यवस्था के साथ खिलवाड़ है। साथ ही पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने नटराजन के आरोपों की जांच का ऐलान किया है। इस आधार पर ये अनुमतियां दी जाती थी या रोकी जाती, ये देश की अर्थव्यवस्था के साथ एक खिलवाड़ थी कि जिन मसलों का, जिन फाइलों का, जिन प्रकरणों का उन्होंने उसमें उल्लेख किया है, उसके बारे में मैं उन फाइलों को फिर से देखूं कि क्या हुआ था। जयंती नटराजन के आरोप अब तक किसी भी कांग्रेस नेता की ओर से पार्टी हाईकमान पर किया गया सबसे बड़ा हमला है। हालांकि जयंती नटराजन ने बीजेपी में शामिल होने की अटकलों को खारिज किया है। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार को ऐसी योजनाएं नहीं बनानी चाहिए जिन्हें लागू नहीं किया जा सकता हो। सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को आवासीय सुविधा प्रदान करने के लिए बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना पर धीमी रफ्तार से अमल के लिए सरकार को फटकार लगाई। इस योजना का मकसद स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ रहे SC, ST छात्रों को आवासीय सुविधा मुहैया कराना है। कोर्ट ने देश की शैक्षणिक संस्थाओं में छात्रावासों की दयनीय स्थिति पर नाराजगी जताई और कहा कि इनमें से ज्यादातर में न्यूनतम बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। कोर्ट ने योजना के तहत निर्माण का काम तेज करने का निर्देश देते हुए जनहित याचिका पर सुनवाई 20 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी।
कोल इंडिया में 10% हिस्सेदारी बेचने की सरकार की कवायद को बाजार ने हाथों हाथ लिया है। इस बिक्री से सरकारी खजाने में 22,066 करोड़ रुपए आएंगे। शुक्रवार को हुई कोल इंडिया के शेयरों की नीलामी में देशी और विदेशी वित्तीय संस्थानों ने काफी रुचि दिखाई, जिसके चलते ये करीब 5% ओवर सब्सक्राइब हुआ। सरकार ने बोली के लिए 63.16 करोड़ शेयर रखे थे, जबकि 67.5 करोड़ शेयरों के लिए बोली लगाई गई। इशू को लेकर खुदरा निवेशकों में उत्साह कम रहा। सरकार ने 12.63 करोड़ शेयर खुदरा निवेशकों के लिए रखे थे, जिसमें से सिर्फ 5.36 करोड़ शेयरों के लिए ही बोली लगी। It is not only the biggest issue ever, it is also almost equal to the highest collections for a whole year of any year. संस्थागत खरीदारी में LIC सबसे आगे रहा, जिसने कंपनी के करीब 1/3 शेयर खरीदे। इसके अलावा विदेशी वित्तीय संस्थानों और बैंकों ने भी खरीद में भरपूर रुचि दिखाई, लेकिन शेयर बाजार ने सरकार की इस सफलता का स्वागत नहीं किया और कोल इंडिया का शेयर गिरावट के साथ बंद हुआ। इन्वेस्टर्स ने काफी अच्छे से कोल इंडिया को स्टॉक को पकड़ा है और जिस तरह से ये इशू चल रहा है, जिस तरह से ये गया है, मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो स्टेक सेल का प्लान है वो काफी अच्छी तरह आगे वाले दिनों में देखने को मिलेगा। हालांकि सरकार की सफलता के दावे पर कई जानकार सवाल भी उठा रहे हैं, लेकिन इशू के जरिए सरकारी खजाने में 22,557 करोड़ रुपए से भी ज्यादा आ गए हैं, जो कि जारी वित्तीय वर्ष के निवेश लक्ष्य का करीब 50% है। कृति मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और हमारे साथ इस समय यतीश राजावत जुड़े हुए हैं, जो कि फॉर्मर ग्रुप एडिटर हैं दैनिक भास्कर ग्रुप के। यतीश, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कोल इंडिया में जिस तरह से प्रीति जी यतीश, जिस तरह से बिक्री कल हुई है, हमने देखा अच्छा रिस्पांस मिला। बाजार में अगर कई चीजों को बारीकी से समझा जाए तो आप इस बिक्री को कैसे देखते हैं? 1.07% ज्यादा बोलियां लगी, लेकिन हमने देखा है 20 गुना ज्यादा तक बोलियां लग के भी शेयर बिके हैं। और जिस तरह से LIC ने एक बड़ी हिस्सेदारी खरीदी है, खुदरा निवेशकों का जो रुख रहा है, इन सबको देखते हुए आप कैसे समझते हैं इसे? दो चीजें जरूरत है। एक है यतीश की आवाज इस समय हमारे पास तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन हम उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि 10% हिस्सेदारी सरकार ने अपनी कोल इंडिया में कल शेयर के जरिए बेची और इससे करीब 22,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व सरकार को मिला है। और फिलहाल आइए इस खबर के बाद हम दूसरी खबर का रुख करते हैं। वित्त वर्ष 2013-14 में भारत की विकास दर 6.9% रही है। आंकड़ों में यह बढ़त विकास दर की गणना में इस्तेमाल किए जाने वाले पैमाने में बदलाव की वजह से आई है। शुक्रवार को इन नए पैमानों का ऐलान किया गया। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने आर्थिक विकास के पैमाने बदल दिए हैं, जिसके चलते 2014 में आर्थिक विकास की दर 4.7% की बजाय अब 6.9% होगी। इसी तरह सन 2013 की विकास दर 4.5% से बढ़कर 5.1% हो गई है। ये बढ़त सन 2004-2005 से 2011-2012 के बीच राष्ट्रीय खातों की गणना के आधार में बदलावों के कारण आई है। GDP की गणना में अब उन आर्थिक गतिविधियों को भी शामिल किया गया है जिन्हें या तो पहले कम आंका जाता था या फिर पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया जाता था। इसमें स्मार्टफोन से लेकर LED टेलीविजन तक शामिल हैं। 2011-12 base series will reflect in many ways a structural break from the earlier series. आधार वर्ष में बदलाव नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन की सिफारिशों के अनुरूप किया गया है। कमीशन ने सुझाव दिया था कि सरकार को हर 5 साल बाद आर्थिक सूचकांकों को देखते हुए ऐसे बदलाव करते रहने चाहिए। नई प्रक्रिया से भारत की विकास दर की विकसित देशों की विकास दर से तुलना आसानी से की जा सकेगी। We are using better data, so the accuracy of the estimates will be much better than it was earlier. 2011-2012 को आधार वर्ष बनाने से सरकार को 4.1% का वित्तीय घाटा पूरा करने में आसानी हो सकती है, जो फिलहाल हाथ से निकलता दिख रहा है। कृति मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। स्वाइन फ्लू से मरने वालों की तादाद लगातार बढ़ रही है। हरियाणा में स्वाइन फ्लू से 8 लोगों की मौत हो गई। राज्य में अब तक 47 लोगों में H1N1 वायरस पाया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने एहतियाती कदम उठाए हैं। निजी और सरकारी अस्पतालों को अलर्ट कर दिया गया है और स्वाइन फ्लू के मरीजों के लिए अलग से आइसोलेशन कक्ष भी बनाए गए हैं। अस्पताल में काम कर रहे स्टाफ को टेमी ब्लू टैबलेट और मास्क पहनने की हिदायत भी दी गई है।
विदेश मंत्री सुषमा स्वराज आज 6 दिन के चीन दौरे पर जाएंगी। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की भारत यात्रा के ठीक बाद ये दौरा हो रहा है। भारत और चीन आपसी संबंधों को नई रफ्तार देने की बात करेंगे। सुषमा स्वराज के चीन दौरे से पहले शुक्रवार को चीन के राजदूत ले यू चेंग ने विदेश सचिव एस जयशंकर से दिल्ली में मुलाकात की। दोनों अधिकारियों ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के चीन दौरे पर बात की। We have talked, about our bilateral relations, especially the coming visit of Sushma Swaraj, Minister of External Affairs, to China tomorrow, and the agenda, the outcomes, the possible outcomes of this visit. विदेश मंत्री सुषमा स्वराज बीजिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात करेंगी। दोनों नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चीन दौरे पर भी चर्चा करेंगे। वहीं भारत में चीन के निवेश के तौर तरीकों पर भी बात होगी। If they benefit, we too benefit. If they lose, we too lose. So it is loss and gain, and Delhi and Beijing have to assess at any given time how much they want to lose and how much they want to gain. अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की यात्रा के दौरान 25 जनवरी को जारी साझा बयान में दक्षिण चीन सागर का भी जिक्र था। दक्षिण चीन सागर को लेकर चीन का अपने कई पड़ोसी देशों के साथ विवाद है। भारत और अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत विवाद के हल पर जोर दिया था और स्वतंत्र आवाजाही का पक्ष लिया था। सुषमा स्वराज बीजिंग में 2 फरवरी को रूस, भारत और चीन यानी रिक देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में भी शिरकत करेंगी। दुनिया की वर्तमान राजनीति में भारत और चीन के बीच सहयोग और टकराव की स्थिति हमेशा बनी रहेगी, लेकिन चीन को जहां अपनी अर्थव्यवस्था को बल प्रदान करने के लिए भारत में बड़े पैमाने पर निवेश की जरूरत है, वहीं भारत को भी अपनी आर्थिक प्रगति के लिए चीन से सस्ते तकनीक की जरूरत। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज चीनी राजनेताओं के साथ अपनी बैठक में इन्हीं बातों पर जोर देने की कोशिश करेंगी। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन अनिल बार के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। कुछ और अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरें। मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप में आईएस के हमलों में 30 सुरक्षा कर्मियों समेत कुल 32 लोगों की मौत हुई है और 5 लोग बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। आतंकियों ने उत्तरी सिनाई को निशाना बनाकर 4 अलग अलग बम धमाके किए। बताया जा रहा है कि इन हमलों को आईएस की मिस्र शाखा ने अंजाम दिया है, जो पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी के अपदस्थ होने के बाद से यहां सक्रिय है। हालांकि मुर्सी की पार्टी मुस्लिम ब्रदरहुड ने हमलों में किसी भी तरह की भूमिका से इनकार किया है। और बात करते हैं टेनिस की। सर्बिया के नोवाक जोकोविच ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गए हैं। शुक्रवार को खेले गए पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल में जोकोविच ने स्विट्जरलैंड के स्टेनिलास वावरिंका को 7-6, 3-6, 6-4, 4-6 और 6-0 से मात दी। वावरिंका ने मैच के हर राउंड में जोकोविच को जबरदस्त टक्कर दी, लेकिन आखिरी सेट में जोकोविच बाजी मार गए। 1 फरवरी को जोकोविच और ब्रिटेन के एंडी मरे के बीच खिताबी मुकाबला खेला जाएगा। दूसरी तरफ अगर महिला सिंगल्स की बात करें तो फाइनल मैच रूस की मारिया शेरापोवा और अमेरिका की सेरेना विलियम्स आमने सामने होंगी। शेरापोवा ने अपनी हमवतन एकेटेरिना माराकोवा को 6-3, 6-2 से, जबकि सेरेना विलियम्स ने अपने ही देश की मेडिसिन कीज को 7-6, 6-2 से हराकर फाइनल में जगह बनाई है। वहीं ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में शुक्रवार का दिन भारत के लिए मिला जुला रहा। मिक्स डबल्स के सेमीफाइनल में जीत के साथ ही पेस और हिंगिस की जोड़ी फाइनल में पहुंच गई, तो वहीं दूसरे सेमीफाइनल में सानिया और ब्रूनो की जोड़ी हार के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गई। कल खेले गए दोनों मुकाबलों में पेस और हिंगिस की जोड़ी ने सीए कुवास की जोड़ी को 7-5, 6-4 से हराया। दूसरी तरफ साइना और ब्रूनो को नेस्टा और म्लाडेनोविच की जोड़ी ने 6-3, 2-6 और 10-8 से करारी मात दी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। किरण बेदी ने ट्विटर पर जारी की 20 कार्यक्रमों की सूची। आम आदमी पार्टी का घोषणा पत्र आज। सोनिया गांधी कल उतरेंगी दिल्ली के चुनावी समर में। कांग्रेस ने लगाया जयंती नटराजन पर भ्रष्टाचार का आरोप। उपाध्यक्ष राहुल गांधी का किया बचाव। कोल इंडिया का ऑफर 5% ओवर सब्सक्राइब। सरकारी खजाने में आए 22,557 करोड़ रुपए। एलआईसी ने खरीदे 1 तिहाई शेयर। मिस्र के सनोई में सिलसिलेवार बम धमाके, 32 की मौत। आईएसआईएस शक के घेरे में। ऑस्ट्रेलियन ओपन में भारत की चुनौती बरकरार। पेस और हिंगिस की जोड़ी मिक्स डबल्स के फाइनल में। पुरुष एकल फाइनल में जोकोविच और मरे। महिला एकल में शारापोवा और सेरेना के बीच भिड़ंत। Oh